डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, दैट इज कॉल्ड डीएलपी। देन उसका हम पर्पस देखेंगे कि व्हाई और क्लाइंट क्यों प्रपोज करता है डीएलपी के लिए एंड व्हाई दे इंसिस्ट फॉर द डीएलपी। एंड लास्टली विल सी द एलिमेंट्स ऑफ डीएलपी। नाउ एलिमेंट्स में क्या रहेगा कि जब भी हम डीएलपी के बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली उस क्लॉज में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए या कंटेंट होता है, दैट विल सी इन दिस वीडियो। So we'll start with what is DLP. Now we all know that DLP is nothing a agreed period in which कि कोई भी defect आएगा, then contractor is liable to repair and rectify that defect itself. So nothing, it's an agreed period between client and the contractor कि वो भी कब इफेक्टिव होगा, जब आपका एक्चुअल हैंडओवर होगा प्रोडक्ट टू दी क्लाइंट। जब क्लाइंट एक्चुअल प्रोडक्ट हैंडओवर ले लेगा उसके बाद डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड स्टार्ट होता है। एंड दिस जो ड्यूरेशन रहेगा इटसेल्फ इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इटसेल्फ। सो लेट्स से कि 12 मंथ्स का आपने एक एग्री किया है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। सो विद इन दिस 12 मंथ आफ्टर हैंडओवर उस प्रोडक्ट में कुछ भी डिफेक्ट आता है, सो जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा या पार्ट जो वेंडर रहेगा हिल मेक श्योर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिपेयर या रेक्टिफाई, इवन समटाइम रिप्लेस भी करके देगा, सो दैट कि जो इंटेंट पर्पस है ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी फुलफिल। एंड उसका वो एंड डेट आपका यहाँ तक रखता है, यहाँ तक रहेगा। मोमेंट वो 12 मंथ्स कंप्लीट कर लेगा, देन डेफिनेटली ही इज नॉट लायबल फॉर द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, राइट। सो अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअली देखना है तो डेफिनेटली इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजन, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना ही चाहिए। एंड दिस इज मोर फेवरेबल टू बोथ द पार्टीज, यू कैन से दैट कि फॉर द कॉन्ट्रैक्टर पर्सपेक्टिव उसका एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन होगा दैट इज ऑन द कंप्लीशन ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। एंड इन एट द एक्सपायरी ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में अगर आप क्लाइंट पर्सपेक्टिव देखोगे तो एक्चुअल 100% रिस्क है वो एक्चुअली अभी नाउ क्लाइंट की हो जाएगा फॉर दैट प्रोडक्ट। बिकॉज हेयर ऑनवर्ड्स जो भी डिफेक्ट रहेगा प्रोडक्ट में नाउ, फॉर दैट अगर उसको रिपेयर करना है तो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे टू दी कॉन्ट्रैक्टर और टू दी रिस्पेक्टिव वेंडर्स। नाउ विल सी कि पर्पस क्या है इसका, मींस व्हाई क्लाइंट असिस्ट कि उसको डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड चाहिए, मींस व्हाई द क्लाइंट प्रिफर। सी द पर्पस इज दिस कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो यू रिक्वायर दैट प्रोडक्ट शुड डिलीवर द इंटेंट पर्पस, ठीक है। तो व्हाट क्लाइंट एंश्योर कि एटलीस्ट फॉर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, लेट्स से फॉर अस इन दिस एग्जांपल वी टेकन 12 मंथ्स टाइम फ्रेम। तो क्लाइंट वांट्स कि एक्चुअली एटलीस्ट 12 मंथ्स में जो टाइम फ्रेम रहेगा उसमें कुछ भी अगर डिफेक्ट आता है तो और विच हिंडर फॉर द इंटेंडेड पर्पस, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर शुड लायबल फॉर दैट, मींस लायबल इन द सेंस वो रिपेयर करके दे या रिप्लेस करके दे या रेक्टिफाई करके दे, सो दैट कि क्लाइंट शुड नॉट सफर, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफेक्ट इटसेल्फ। सो डिफेक्ट क्या होता है एक्चुअली, सी एट द टाइम ऑफ हैंडओवर डेफिनेटली क्लाइंट विल डू सम चेक्स। वो चेक्स करेंगे, दे भी sorry, there might be methodology through which a product will be tested. But what happened during manufacturing आपका हो गया, there might be inherent defect in the product itself, जो कि आपकी नॉर्मली जो circumstances है या नॉर्मल आपका जो एट द टाइम ऑफ हैंडओवर के टाइम पे जो भी आप उसमें टेस्ट करेंगे उसमें वो डिफेक्ट मालूम नहीं पड़ता, मीन्स यू नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। सो दैट्स इज द पर्पस कि आप एक टाइम फ्रेम एग्री करते हैं विद द पार्टी और बोथ द पार्टीज एग्रीज कि भाई उस टाइम फ्रेम में अगर कुछ भी डिफेक्ट आता है तो द अदर पार्टी, इन दिस केस द वेंडर, हैज टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। सो नाउ वी टॉक अबाउट द बेसिक कंटेंट कि व्हेन वी टॉक अबाउट डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड तो उस पर्टिकुलर क्लॉज या पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। सो वी ऑलरेडी सॉ द वेरी फर्स्ट पॉइंट में ही कि यू हैव टू स्पेसिफाई द टाइम फ्रेम कि आप डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के लिए एक टाइम फ्रेम सेट करते हैं। ना इट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और सर्विस भी, कि समटाइम दे टॉक अबाउट 12 मंथ्स, समटाइम 3 मंथ्स भी रहता है,
and sometimes it goes to years also, like 5 years, 10 years, depend upon the product to product, but has to be agree at the time of signing of the contract. And definitely it have certain start date and end date, मीन्स आप बताओगे कि डिफेक्ट लायबिलिटी एक्चुअल स्टार्ट कब होगा। तो टिपिकली आपके ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में एट द टाइम ऑफ हैंडओवर और कमीशनिंग के बाद ही आपका डीएलपी स्टार्ट होता है और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड स्टार्ट होता है। सो दैट हैज टू स्पेसिफाई इन द क्लॉज इटसेल्फ कि एक्चुअल डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड स्टार्ट कब होगा। एंड उसका स्पेसिफाई दी स्कोप ऑल्सो, मीन्स आपको उसमें स्कोप भी स्पेसिफाई होता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट्स रहेंगे तो ही आप ये पर्टिकुलर क्लॉज को ट्रिगर करोगे। सो दैट ऑलरेडी वी सॉ कि डिफेक्ट्स क्या रहेंगे, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो वी हैव एक्चुअली कि डिफेक्ट्स क्या होगा। एंड देन प्रोसीजर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी। सी इसमें क्या होता है कि अगर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में रिस्पेक्टिव पार्टी की ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। So for that we have dedicated slides. We'll see in very next slide onwards. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट डिफेक्ट्स, जो हमने ऑलरेडी सेकेंड स्लाइड में टच किया था कि इट्स इनहेरेंट फ्लॉ रहता है विच हिंडर द प्रोडक्ट टू गिव द इंटेंडेड पर्पस। नाउ वो फ्लॉ कैसे होता है, वो फ्लॉ ड्यू टू वर्कमैनशिप रहता है, या डिजाइन फ्लॉ हो सकता है, या मटेरियल जो यूज किया रहेगा उसमें कुछ फ्लॉज हो सकता है which the client not able to identify, or we can say both the parties not able to identify at the time of handover. So so those defects अगर वो intent purpose नहीं दे पा रहे हैं प्रोडक्ट, अगर because of those defect अगर वो प्रोडक्ट intent purpose नहीं दे पा रहे हैं, तो a vendor is liable for rectify the product itself. Now इसमें कुछ exclusions भी होते हैं। exclusions क्या होते हैं, आपके जो normal wear and tear है ये आपके exclude होते हैं। एंड देन समटाइम व्हाट हैपन, आपने प्रोडक्ट तो डिलीवर कर दिया क्लाइंट को, बट ड्यूरिंग ऑपरेशन व्हाट द क्लाइंट विल डू, ही मॉडिफाई समथिंग इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ सम मॉडिफिकेशन वो प्रोडक्ट अभी इंटेंडेड पर्पस में हिंडर कर रहा है, मींस ही नॉट एबल टू गेट द डिजायर आउटपुट। सो दैट आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर स्कोप, कि अगर आपने कुछ ऑल्टर किया है तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्टरेशन अगर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा द इंटेंडेड पर्पस, देन डेफिनेटली it won't come under defect liability period, right? So these are some few exclusion in defect liability period. Now we see the obligation of procedures. So typically client का obligations क्या होता है इसमें, कि अगर वो प्रोडक्ट में डिफेक्ट आता है तो हैव टू प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म दी वेंडर कि सो एंड सो डिफेक्ट आपके प्रोडक्ट में अराइज हुआ है, and then you have to provide the access. Now in the sense कि अगर suppose let's say वो equipment और machinery है, then you have to provide the reasonable access to the vendor to inspect the that respective material or particular part of that equipment. Now this is very critical, क्योंकि normally क्या होता है कि आपका जब फैक्ट्री अलाइव रहता है या वर्किंग कंडीशन में रहता है, तो there is restrictions for the individual person movement. So in that case what happen, आपको अगर restricted area है तो still you have to allow your contractor, और उसको एक safe area देना पड़ेगा आपको कि he can go and inspect the that defected product itself. एंड देन आपको एज ए क्लाइंट आपको अपने ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्युअल्स देने हैं, रिकॉर्ड्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यू हैव टू लेट हिम गो थ्रू कि आपने जो इक्विपमेंट है या प्रोडक्ट है उसको एज पर द गाइडलाइंस ही आपने उसको ऑपरेट किया है। एंड देन लास्टली यू हैव टू एग्री रीजनेबल टाइम, आपको कॉन्ट्रैक्टर को एक रीजनेबल या वेंडर को एक रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा कि ड्यूरिंग विच वो प्रोडक्ट को रिपेयर या रेक्टिफाई करे, राइट? नाउ इसमें अभी कॉन्ट्रैक्टर की ऑब्लिगेशंस क्या है, कि फर्स्टली क्या होता है कि ड्यूरिंग डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड मैनी क्लाइंट रिक्वेस्टेड टू सबमिट द बैंक गारंटी। सो फर्स्ट ऑब्लिगेशंस की वही है कि उसको एक बीजी देना पड़ेगा ड्यूरिंग द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। देन सेकेंडली क्या रहता है कि अगर क्लाइंट ने उसको इन्फॉर्म किया है कुछ डिफेक्ट्स है उसके प्रोडक्ट में, तो उसको क्विकली रिस्पॉन्स करना है उसके लिए, एंड देन डेफिनेटली एज अर्ली एज पॉसिबल उसको रिपेयर भी करना है, क्योंकि क्लाइंट का क्या हो रहा है इन दिस केस, उसका ऑपरेशंस इम्पैक्ट पड़ रहे हैं विच इज ह्यूज कॉस्ट फॉर हिम। सो वो सब पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अर्लीस्ट रिपेयर करके भी प्रोडक्ट को देना है। नाउ इसमें नॉर्मली क्या होता है कि एज आई सेड कि देयर इज लॉट ऑफ कि अगर क्लाइंट ने सपोज सॉरी कॉन्ट्रैक्टर ने
क्विकली रिस्पॉन्स नहीं किया, इज वेरी रिलक्टेंट रिस्पॉन्स, सो क्लाइंट के पास क्या रेमेडी और राइट रहेगा? तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि अगर सपोज ही फाइंड्स कि कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर बहुत ही रिलक्टेंट है रिस्पॉन्स करने में, देन व्हाट ही विल डू, ही हिमसेल्फ गो अहेड एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के हिसाब से रिपेयर कर देगा टू ही रेक्टिफाई दी डिफेक्ट्स एंड एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। एंड वो कॉस्ट कैसे रिकवर करेगा? फ्रॉम द बीजी और एनी पेबल अमाउंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, उससे वो रिकवर कर लेगा। बट एज आई सेड कि जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में जो डिफेक्ट्स रहते हैं, इट्स ऑलवेज लाइक डिबेटेबल। सो इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोविजन कि सपोज अगर बोथ द पार्टीज एग्री नहीं होती डिफेक्ट्स के लिए, कि लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर सेज कि ये जो जो डिफेक्ट्स है इज नॉट ऑफ बिकॉज ऑफ माई, बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेस्ट, यार आपने ऑपरेशंस में कुछ ऑल्टर किए हैं, देन इन दैट केस दे हैव, अगर इश्यूज आते हैं, दे हैव डिस्प्यूट्स दैट हैज टू बी सेटल डाउन थ्रू दी arbitration or DAB process, which is as per the purview of the contract itself. So this is what the respective obligations and procedure in the defect liability period. So so in the end again, so what we have discussed now कि defect liability is nothing. It's an agreed period in which जो भी defect arise होगा, then contract is liable to repair or rectify the defect in the product itself without any cost implication to the client. So this is what about the defect liability period. Thank you guys and Rab Rakha.